शर्मा जी अपनी बेटी प्रीति की शादी करके बहुत खुश थे। बारात विदा होते ही वे तसल्ली से आकर घर के आंगन में बैठ गए और अपनी धर्मपत्नी और घर में बैठे कुछ मेहमानों के साथ अपनी बिटिया प्रीति की बातें करने लगे। इकलौती बेटी होने के बावजूद शर्मा जी ने प्रीति को ज़्यादा सिर पर नहीं चढ़ाया था। खूब पढ़ा लिखा कर भी घर की मान मर्यादा और व्यवहार की शालीनता सब कुछ सिखाकर ही घर से विदा किया था। प्रीति पढ़ने में बहुत होशियार थी। अपनी स्नातक की परीक्षा में भी वो अव्वल नंबर पर आई थी। वो तो आगे सिविल सर्विसेज की तैयारी भी करना चाहती थी, मगर एक मिडिल क्लास फैमिली में बेटियों की पढ़ाई पर खर्चा करने के बजाय शादी में खर्चा करना ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। प्रीति ने भी अपने पापा से जिद नहीं की और उनकी बात मानकर शादी के लिए तैयार हो गई। सरकारी शिक्षक होने की हैसियत से शर्मा जी ने भी प्रीति की पढ़ाई लिखाई पर खर्चा करने के बाद बस इतनी ही संपत्ति इकट्ठी कर पाई थी कि एक अच्छा घर बार ढूंढकर उसकी शादी कर सकें। काफ़ी खोजबीन के बाद शर्मा जी ने अपनी बिटिया प्रीति के लिए चिराग को पसंद किया था। चिराग एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसकी लाखों की कमाई थी और घर का रहन सहन भी बहुत हाई फाई था। वो एक नज़र में ही सबको भा गया। चिराग से शादी पक्की होने के बाद प्रीति की आंखों में भी विदेश यात्रा के ढेर सारे सपने सजने लगे थे। उसको यही बताया भी गया था कि चिराग का तो अक्सर विदेश भ्रमण होता रहता है। प्रीति की शादी के बाद शर्मा जी भी इस बात को लेकर बहुत संतोष में थे कि अब बिटिया ससुराल में जाकर राज करेगी। आज आंगन में बैठे बैठे शर्मा जी अपनी बिटिया की बातें बताते जा रहे थे तो चिराग की खूबियाँ बताते हुए सबको ये भी बता रहे थे कि कैसे उन्होंने चिराग जैसा होनहार लड़का ढूंढा और कितना रुपया देकर प्रीति को विदा किया। इस समय उनके चेहरे पर खुशी के कुछ ऐसे भाव थे जैसे उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा काम पूरा कर लिया हो। शर्माइन भी अपनी बिटिया के भाग्य पर इतरा रही थी। कुछ समय बाद जब पग फेरे के लिए बिटिया दामाद घर आए तब भी शर्मा जी और उनकी धर्मपत्नी ने उनके आदर सत्कार की तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी। वैसे भी उनके लिए उनकी पूरी जीवन की संपत्ति सिर्फ उनकी बिटिया प्रीति ही तो थी। जमा पूंजी के नाम पर उन्होंने पास में जो कुछ भी था वह प्रीति की शादी में खर्च कर ही चुके थे, तो बस अब उसे दामाद के साथ सुखी जीवन जीते देखना ही उनका एकमात्र सपना था। अपने दामाद के स्वागत के लिए शर्माइन भी सुबह से पकवान बनाने में लगी हुई थी। ढेर सारे व्यंजन बनाने के बाद भी उनको तसल्ली ना थी। उनके मन में बार बार यही आ रहा था कि कहीं कुछ कमी ना रह जाए। जब प्रीति और चिराग पूरे दिन उन लोगों के साथ रहे तो शर्मा जी को चिराग के व्यवहार में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। कुछ तो था जो उनको खटक रहा था। चिराग ना तो शर्मा जी से ज़्यादा बात कर रहा था और ना ही उनकी आंखों में प्रीति के लिए कोई प्रेम दिख रहा था। शर्मा जी इतने तो अनुभवी थे ही कि एक नवविवाहित जोड़े में स्वाभाविक प्रेम को महसूस कर सकें। उन्होंने अपनी दुविधा जब अपनी पत्नी से कही तो शर्माइन ने भी उनकी शंका को सही ठहराते हुए कहा, हाँ, लग तो मुझे भी रहा है कि चिराग का व्यवहार कुछ रूखा सा है। देखिए ना, प्रीति से भी कहाँ ज़्यादा बात कर रहा है, पर मुझे लगा कि शायद शादी की रस्मों रिवाज में थक गया होगा, इसलिए इतना चिड़चिड़ा लग रहा है। मगर अब आप भी कह रहे हैं तो मुझे लगता है एक बार उनसे बात कर लेनी चाहिए। शर्मा जी गंभीर होते हुए बोले, हाँ ठीक है, मैं दामाद जी से बात करता हूँ। तुम एक बार प्रीति से भी पूछ लो कि सब कुछ ठीक है वहाँ या नहीं। ससुराल में सब लोगों ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। हो सकता है प्रीति तुम्हें हर बात खुलकर बता सके। मुझसे तो शायद वह अपने दिल की हर बात नहीं कह पाएगी। शर्माइन ने हामी भरते हुए प्रीति को अपने पास बुला लिया और शर्मा जी चिराग के पास आकर बैठ गए। प्रीति अंदर कमरे में आई तो शर्माइन ने उसे नज़र भर के देखा। सुहागन के रूप में प्रीति साक्षात लक्ष्मी का रूप लग रही थी। मायके से उसे जो भी जेवर दिए गए थे वह सब उसने पहने हुए थे, पर उसके तन पर ससुराल का एक भी जेवर नहीं था। उसकी माँ ने लाड जताते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा, ससुराल वालों ने तुझे अच्छे से तो रखा? तेरे और दामाद जी के भी सब कुछ ठीक तो है ना? सब कुछ अच्छा तो है ना? प्रीति अपनी माँ की चिंता समझ रही थी।
इसलिए आंखों में सूनापन होने के बावजूद अपने चेहरे पर मुस्कान बिखेर कर बोली, अरे माँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। प्रीति के मुंह से संतोषजनक उत्तर सुनने के बाद उसकी माँ को थोड़ी तसल्ली तो मिली, पर फिर भी एक माँ का दिल अपने बच्चे की परेशानी भांप ही जाता है। वे प्रीति से बोली, पर बेटा, तेरी आंखों में मुझे वह खुशी दिख नहीं रही है जो नई नवेली दुल्हन की आंखों में दिखनी चाहिए, और तूने अपनी ससुराल का एक भी जेवर नहीं पहना है। ऐसा क्यों? अभी तो तुझे बन संवर कर रहना चाहिए। प्रीति को लगा कि अब वह अपनी माँ से सारी बातें छुपा नहीं सकती। वह अपनी आंखों को नम करते हुए बोली, सच कहूँ माँ, चिराग बिल्कुल वैसे नहीं है जैसा पापा ने बताया था। जब मैं शादी के पहले उनसे मिली थी तब मुझे भी वो अच्छे लगे थे, मगर शादी के बाद जब मैं ससुराल गई तो ना सिर्फ चिराग बल्कि बाकी सब लोग बड़ा अजीब व्यवहार कर रहे थे। ना तो किसी ने मुझसे ज़्यादा बात की और ना ही नई नवेली दुल्हन जैसा आदर सत्कार दिया। सब लोग आपस में जाने क्या क्या बातें करते रहते और मेरे सामने पड़ते ही सब चुप हो जाते। सच कहूँ माँ, अभी मैं जितने दिन भी वहाँ रही मुझे यही लगता रहा कि कहीं कुछ प्रॉब्लम तो है। प्रीति की बातें सुनकर उसकी माँ चिंतित होते हुए बोली, तो तूने चिराग से पूछा नहीं कि हुआ क्या है? प्रीति ने सर झुकाकर धीरे से कहा, एक बार पूछा था तो वे गुस्से होकर बोले कि मुझसे पूछने से पहले अपने पापा से पूछ लो, और पापा से इस बारे में कुछ भी बात करने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। सरमाइन को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि खुशमिजाज चिराग इतना चिड़चिड़ा कैसे हो गया। वे प्रीति को आराम करने के लिए बोलकर बाहर के कमरे की ओर चली गईं, जहाँ चिराग और शर्मा जी बैठे हुए थे। चिराग और शर्मा जी की बातें सुनकर उनके पैर देरी पर ही ठिठक गए। वे कमरे के भीतर ना जा सकीं। चिराग तेज आवाज़ में शर्मा जी से कह रहा था, अरे, हम लोगों ने तो ये सोचकर शादी की थी कि आपकी इकलौती औलाद है प्रीति, पर यह नहीं जानते थे कि उसकी शादी में भी आप कंजूसी कर लेंगे। दहेज के नाम पर आप लोगों ने दिया ही क्या है, जबकि मेरे साथ के लड़के जो विदेश में नौकरी कर रहे हैं उनकी शादी में 1 करोड़ रुपए तक मिल रहे हैं। अरे, हम लोगों ने मुंह खोलकर कोई फरमाइश नहीं की, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारा स्टेटस ही गिरा देंगे। और ऊपर से आपकी लड़की विदेश में रहने लायक भी नहीं है। कुछ ज़्यादा ही संस्कार नहीं सिखा दिए आपने अपनी बेटी को? मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए थी। मुझे एक मॉडर्न लड़की चाहिए थी जो मेरे कंधे से कंधा मिलाकर हर जगह खड़ी हो सके। आपकी बेटी को अपने हिसाब से ढालने में ही मेरी ज़िंदगी बीत जाएगी। और चलो, मैं इस बात पर समझौता भी कर लूँ, पर उसके बदले में आप मुझे क्या देंगे? देखिए शर्मा जी, खुशियाँ मुफ्त में नहीं मिलती। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी बेटी को हर तरह से खुशी दूँ, तो बदले में आपको भी उपहार स्वरूप इतना तो देना पड़ेगा कि मेरी और मेरे घर वालों की शिकायतें दूर हो जाएं। चिराग की बातें सुनकर प्रीति की माँ के आंसू बह निकले। उन्होंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी इकलौती संतान को ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। इधर शर्मा जी चिराग को समझाने की कोशिश कर रहे थे, अरे बेटा, तुम तो पढ़े लिखे हो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें रुपए पैसों की कोई कमी होगी, और ये दहेज प्रथा तो पुराने ज़माने की एक कुरीति है जिसे तुम जैसे नौजवान मिलकर ही हटा सकते हैं। और अगर तुम ही इस तरह की बातें करोगे तो हमारे समाज में से ऐसी कुप्रथाएं कभी ख़त्म ही नहीं हो पाएंगी। इस पर चिराग झल्लाते हुए बोला, ओह कम ऑन अंकल जी, अब आप ये लेक्चर मत दीजिए। मुझे पता है कि आप एक गवर्नमेंट टीचर रहे हैं, पर मैं कोई आपका स्टूडेंट नहीं हूँ जो आप मुझे समझाने लगेंगे और मैं आपकी बातों में आ जाऊँगा। मैंने जो कह दिया है सो कह दिया। अभी प्रीति को यहीं छोड़कर जा रहा हूँ। जब आपको लगे कि आप मुझे मेरी हैसियत का कुछ दे सकते हैं तो प्रीति को लेकर आ जाइएगा। इतना कहकर चिराग वहाँ से चला गया। शर्मा जी उसको रोकने के मकसद से उसके पीछे पीछे गए, मगर चिराग ने एक बार भी पलट कर नहीं देखा। उसने तो फटाफट अपनी गाड़ी निकाली और अपने घर की ओर निकल गया। शर्मा जी और उनकी पत्नी हताश होकर बस उसकी गाड़ी को जाते हुए देखते रहे। चिराग के जाते ही शर्माइन खुद को रोक नहीं सकीं और फूट फूट कर रो पड़ीं। हे भगवान, ये क्या कर दिया! कितने अरमानों से अपनी बेटी को विदा किया था, अब ये दिन देखने को मिला है।
अपनी हैसियत से तो ज़्यादा ही दिया था इन लोगों को, फिर भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। फिर रोते रोते शर्मा जी से बोली, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि लेन देन की बात अच्छी तरह कर लेना, बाद में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखो, वही हुआ जिसका डर था। अब आप रहने दो, आपसे कुछ होने वाला नहीं है। मैं ही प्रीति को समझाती हूँ कि वह दामाद जी के हिसाब से ही अपना रहन सहन बदलने की कोशिश करे। हो सकता है प्रीति को देखकर एक दिन उनका मन बदल जाए और वे रुपयों का लालच छोड़ दें। ऐसा कहकर वे प्रीति के पास आईं और चिराग की बातें बताते हुए उसको समझाने लगीं। देखो बेटा, शादी के बाद एक लड़की की अपनी कोई ज़िंदगी नहीं होती। उसका पति जैसे चाहे, लड़की को वैसे ही रहना चाहिए। अगर तेरे पति को संस्कारवान शालीन लड़की पसंद नहीं तो तू उनके हिसाब से मॉडर्न बनकर रहना शुरू कर दे। जैसे भी हो सके तू बस उनका दिल जीतने की कोशिश कर। देख बेटा, तेरे पापा के पास इतना पैसा तो है नहीं कि अब वह रुपया पैसे देकर दामाद जी का मन खुश कर सकें। अब सब कुछ तेरे ही हाथ में तो है। इसी तरह की तमाम बातें समझाते हुए वे प्रीति को चिराग के हिसाब से बदलने की कोशिश कर रही थी। शर्मा जी कमरे के बाहर खड़े सब कुछ सुन रहे थे और दुखी हो रहे थे। उन्हें इस बात का दुख ज़्यादा था कि उनकी पत्नी होकर भी शर्माएँ अपनी बेटी को इस तरह की शिक्षा दे रही हैं। शर्मा जी का मानना था कि हर इंसान अपने हिसाब से जीता है और उन्होंने अपनी बेटी को भी यही शिक्षा दी थी कि ज़िंदगी में चाहे जैसी भी परिस्थितियां आएँ, कभी किसी गलत का साथ मत देना और ना ही अपने स्वाभिमान को दांव पर लगाकर कोई समझौता करना। जो तुम्हारा दिल करे वही करना। किसी और को खुश करने के लिए कभी किसी गलत रास्ते पर मत जाना बेटा। हर किसी की अपनी अपनी पहचान होती है और अपनी पहचान कभी खोने मत देना। मगर आज अपने पति को पाने के लिए प्रीति को अपनी पहचान खो देने के लिए कहा जा रहा था। शर्मा जी मजबूर थे, इसलिए कुछ कह ना सके। प्रीति ने भी एक आज्ञाकारी बेटी की तरह अपनी माँ की बात गांठ बांध ली। कुछ समय बाद थोड़े बहुत रुपयों का इंतजाम कर शर्मा जी प्रीति को लेकर उसकी ससुराल पहुँचे। इस बार प्रीति अपनी वेशभूषा बदलकर बिल्कुल मॉडर्न तरीके से तैयार होकर गई थी। उसे उम्मीद थी कि चिराग उसे देखकर बहुत खुश होगा कि इतनी जल्दी उसने अपने आप को इतना चेंज कर लिया। शर्मा जी थोड़ी बहुत देर वहाँ बैठकर उन लोगों को कुछ समय बाद थोड़े और रुपए देने का आश्वासन देकर प्रीति को छोड़कर वापस अपने घर आ गए। उनके मन में भी यह उम्मीद आ गई थी कि अब धीरे धीरे चिराग और प्रीति के बीच में सब कुछ सही हो जाएगा। थोड़ा समय अच्छी तरह निकल गया है, मगर 2-4 महीनों में ही चिराग के फ़ोन आने शुरू हो गए और वो फिर से वही बातें करने लगा। बस इस बार रुपए लेने का बहाना अलग था। चिराग ने शर्मा जी से कहा, देखिए, अब मेरी छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं तो अब मुझे अपनी कंपनी की तरफ से विदेश जाना पड़ेगा। आप चाहें तो आपकी बेटी भी मेरे साथ जा सकती है। बस आप उसके वीज़ा, टिकट और खर्चे के लिए रुपए भिजवा दीजिए। शर्मा जी चिराग की बातों से परेशान हो चुके थे, पर अपनी बेटी को खुश रखने के लिए रुपए देने के अलावा उनके पास और कोई तरीका नहीं था। वे कभी कभी सोचते कि वे चिराग को साफ मना कर दें और उसकी पूरी फैमिली की शिकायत पुलिस में कर दें, मगर शर्माइन इज्जत और लोक लाज का हवाला देकर हमेशा उनको रोक लेती। इस बार भी शर्माइन ने उनको अपने जेवर देते हुए कहा, सुनिए, ये सब जेवर बेच दीजिए और जो रुपए मिलें वो दामाद को दे आइए। जब तक अपनी बेटी खुश नहीं रहेगी तो मैं इन जेवरों को पहनकर कहाँ जाऊंगी भला। एक बार वो दामाद जी के साथ विदेश जाकर रहने लगे और उसका घर अच्छे से बस जाए, बस हमारे लिए तो इतना ही बहुत है। शर्मा जी ने बेमन से अपनी पत्नी के जेवर लिए और प्रीति की ससुराल की तरफ निकल गए। रास्ते भर शर्मा जी के मन में एक अंतर्द्वंद चलता रहा। क्या इसी दिन के लिए मैंने अपनी प्रीति को पढ़ाया लिखाया था? एक शिक्षक के रूप में किसी भी बच्चे को मैंने ये शिक्षा तो नहीं दी थी कि बिना लड़े परिस्थितियों से हार मान लो और अन्याय को बढ़ावा देने लगो। फिर मैं आज खुद क्या कर रहा हूँ? मैं भी तो एक गलत काम करने जा रहा हूँ। अरे, दहेज के लालची लोगों की भूख आखिर कब मिटी है, जो इस बार मेरे रुपए देने से मिट जाएगी? मेरी बेटी को अगर मैं खुशी नहीं दे पाया तो बेपराए लोग कैसे खुशी दे सकते हैं?
नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी को इस तरह मजबूर बनाकर उन लालची लोगों के हवाले नहीं कर सकता। अरे अभी तो वह मेरे शहर में ही है, अभी तो मैं उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। पर अगर वो एक बार विदेश चली गई फिर तो शायद मैं उसे देख भी ना पाऊँ, और वह चिराग और उसके घरवाले पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या क्या करेंगे। यही सब सोचते हुए शर्मा जी ने मन ही मन एक निश्चय किया। जब वे प्रीति की ससुराल पहुँचे तो उनके चेहरे पर कोई चिंता या परेशानी दिखाई नहीं दे रही थी, बल्कि एक आत्मविश्वास और एक दृढ़ निश्चय झलक रहा था। उन्होंने प्रीति को बुलाकर सबके सामने कहा, प्रीति, मुझे माफ़ कर देना बेटा। हम लोग तुम्हें हमेशा यही सिखाते रहे कि ससुराल ही बेटी का असली घर होता है। अपने सास ससुर और पति को खुश रखने के लिए हर संभव कोशिश करना चाहिए। पर मैं शायद तुम्हें एक बात बताना भूल गया कि अपना जीवन बिना किसी समझौते के जीना चाहिए, और अगर समझौता अपने आत्मसम्मान के ऊपर करना पड़े तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दुनिया में रुपए पैसा तो कमाया जा सकता है, पर आत्मसम्मान अगर एक बार समाप्त हो जाए तो दोबारा आसानी से नहीं कमाया जा सकता। मुझे माफ़ कर दे बेटा, अब मैं तुझे इस नरक में और नहीं रहने दूंगा। मान लिया कि बेटियों के लिए शादी ज़रूरी है, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी उसका स्वाभिमान और उनकी ज़िंदगी में खुशियों का होना है। मैं समझ गया हूँ कि तेरे लिए असली खुशी यहाँ नहीं बल्कि तेरे बेहतर भविष्य में है। तू मेरे साथ वापस अपने घर चल, अभी तेरा बाप जिंदा है। जो रुपए मैं इन लोगों के ऊपर बर्बाद कर चुका हूँ वह तो मैं अभी वापस नहीं ले सकता, पर अब जो कुछ भी मैं खर्च करूँगा वह सिर्फ़ और सिर्फ तेरे ऊपर खर्च करूँगा। इतना कहकर वे प्रीति को अपने साथ वापस ले आए। प्रीति को चिराग से दूर होने का दुख तो था, पर मन ही मन एक तसल्ली भी थी कि अब यह सब कुछ और ज़्यादा नहीं भुगतना पड़ेगा। अब उस पर होने वाले अन्याय खत्म हो जाएंगे। शर्मा जी ने जेवर बेचकर जो रुपए जमा किए थे उनसे प्रीति का एडमिशन सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए एक कोचिंग में करवा दिया। प्रीति भी अपने पापा की बात मानकर पूरे मन से सिविल सर्विसेज की तैयारी में लग गई। उसने दिन रात एक करके कड़ी मेहनत की। उसकी मेहनत एक दिन रंग लाई और प्रीति का चयन उसी के ज़िले में एसपी के पद पर हो गया। जब प्रीति का रिजल्ट निकला तो वह सबसे पहले अपने पापा के पास गई और अपनी खुशी के आंसू पोंछते हुए अपने पापा से बोली, थैंक यू सो मच पापा, मेरे खोए हुए विश्वास को वापस लौटाने के लिए। मुझे आज भी याद है जब आप मुझे मेरी ससुराल से वापस लाए थे, तब आपने मुझसे कहा था, चल घर, तेरा बाप अभी ज़िंदा है। आपके उस एक भरोसे ने मुझे मेरी ज़िंदगी वापस कर दी है। अब मुझे लग रहा है कि हाँ, मैं भी ज़िंदा हूँ, मैं भी कुछ हूँ, मुझे भी खुश होने का अधिकार है। मुझे नहीं चाहिए था ऐसा शादी का बंधन जो मेरे गले का फंदा बन जाए। मैं आज जो भी हूँ सिर्फ़ आपकी वजह से हूँ। थैंक यू सो मच पापा।